गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आपके सामने जो हमारी श्रृंखला चल रही है 100 क्वेश्चंस की क्लास 10th के लिए, आज हम उसमें कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको 15 क्वेश्चन तक करवा दिए थे। आज हम शुरुआत करेंगे 16वें क्वेश्चन से। तो आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताया करिए। तो शुरू करते हैं अपने कुछ प्रश्नों को। आज देखेंगे हम, आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हम 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी हमने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों में अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे आपके मित्रों का भी इससे कुछ फायदा हो सके। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का अगला प्रश्न। 16वां प्रश्न होगा हमारे इस 100 क्वेश्चंस की श्रृंखला का। तो शुरू करते हैं अपना 16वां प्रश्न। क्या है? लिखा है के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। आपको 2 समीकरण दिए गए हैं, उस 2 समीकरण में आपको के का मान ज्ञात करना है। शर्त है कि जो समीकरण हैं उनके अद्वितीय हल हैं। कितने हल हैं? अद्वितीय हल है। तो बात करते हैं हम समीकरण पर। जो आपको समीकरण दिए गए हैं उन समीकरण पे हम बात करेंगे। तो समीकरण आपको दिया है 4x + 3y = 10, ये नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा समीकरण है kx - 8y - 7 = 0। तो देखिए, आपके सामने 2 समीकरण दिए गए हैं। इस समीकरण को पहले हम सही से लिखें तो ये हो जाएगा इस तरीके से। ये नंबर 2 हो गया। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उससे आपको तुलना करा लेनी है। तो देखिए, आइए हम तुलना कराते हैं। सबसे पहले यहां बात करेंगे a1x b1y + c1 = 0 से क्या होगी। देखिए, यहां बराबर में दिया गया है तो हम इसे बराबर में रखेंगे। अगर अंदर होता ये तो उससे कराते। तो यहां c1 से क्या करनी है, आपको तुलना करनी है। तो a1 का मान जो आपका निकल के आएगा वो 4 आ जाएगा, b1 का मान 3 आ जाएगा, c1 का मान 10 आ जाएगा। यहां पर करेंगे तो यहां क्या होगा, a2x + b2y = c2 से क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। यहां जब करेंगे तो आएगा a2 = k, b2 बराबर हो जाएगा -8, c2 बराबर हो जाएगा 7। अब चूंकि समीकरण के अद्वितीय हल हैं, अद्वितीय हल हैं। कैसे हल है? अद्वितीय हल हैं। तो अद्वितीय हल होने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? तो अद्वितीय हल होने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है a1/a2 = b1/b2। अब आपको क्या करना है, यहां पर आपको वैल्यू रख देनी है। आइए इधर देखते हैं। तो देखिए, a1/a2 यानी 4/a2 का मान आपका कितना है, k। तो यहां आ जाएगा k = b1 का मान आपका कितना है, 3, और यहां अपॉन में b2 का मान जो है वो कितना है आपका -8 है। आपको गुणा कराना है तो यहां बन जाएगा 3k = -32 हो जाएगा। k का जो मान आएगा वो (32/3) हो जाएगा। ये रहेगा इस सवाल का आंसर। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार का भी प्रश्न आपका 1 नंबर का या आपको 2 नंबर में देखने को मिल सकता है। आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से बनाए रखिए, आप वीडियो को पूरा देखिए, आप नोट्स बना सकते हैं, आप इन सवालों का बार बार रिवीजन कर सकते हैं। जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन तो हम पहले से पढ़ के आए हैं। तो देखिए, आप लगातार इन प्रश्नों का अभ्यास करते रहिए, आप इन सवालों को बार बार लगाते रहिए। अगर आपको नहीं लगाने तो आप कम से कम आप वीडियो को देखते रहिए। तो देखिए, शुरू करते हैं
आपका अगला प्रश्न इस श्रृंखला में आपका 17वां प्रश्न होने वाला है। तो आइए देखते हैं अपना अगला 17वां प्रश्न। आइए देखते हैं अपना 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न क्या कहता है, लिखा हुआ है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। देखिए, अब आपके सिलेबस में सिर्फ दो विधियों का जिक्र किया गया है। वो दो विधियां जो हैं, आपकी फर्स्ट विधि है विलोपन विधि, सेकंड विधि जो है वो आपकी है प्रतिस्थापन विधि। इन दो विधियों से ही आपको जो इक्वेशंस आपकी निकल के आती हैं, उन इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता है। तो आइए यहां देखते हैं, दो समीकरण आपके सामने दिए गए हैं, उन दो समीकरणों को हम सॉल्व करेंगे। पहला समीकरण आपका है x माइनस वाई इक्वल टू 26, इसे आप नंबर 1 कहेंगे। यहां लिखा x माइनस 3y इक्वल टू 0, इसे आप नंबर 2 कहेंगे। अब आपको सॉल्व करना है, या तो इसे आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर सकते हैं, या तो इसे आप विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम इसे विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहां देखिए x का गुणांक समान है, तो यहां हो जाएगा माइनस, यहां हो जाएगा प्लस, यहां हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब जब 3y में से आप 1y को घटाएंगे तो आपका 2y बच जाएगा। 26 में से आप 0 घटाएंगे तो 26 बच जाएगा। y का मान निकालेंगे तो 26/2 आएगा, 2 से कैंसिल कर देंगे आप 13 बार, तो y बराबर हो जाएगा आपका 13। अब इस y के मान को उठाकर आपको या तो इक्वेशन फर्स्ट में रखना है या तो इक्वेशन सेकंड में रखना है। तो y के मान को हम समीकरण 1 या 2 में से किसी में रख सकते हैं। तो देखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए तो हो जाएगा x माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 0, x माइनस या 39 इक्वल टू 0, तो x का मान आपका बनने वाला है 39। ये सवाल का रहेगा राइट आंसर। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। अपना अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आइए शुरू करते हैं अपना 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। लिखा हुआ है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। एक आयताकार बाग है, उस आयताकार बाग की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात करो। देखिए, बात करते हैं सबसे पहले, लंबाई जो है वो आपकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो आपको चौड़ाई मान लेनी है। यहां लिखेंगे चौड़ाई बराबर x है। कितनी है? x मीटर है। तो लंबाई आपकी क्या बनने वाली है? x प्लस 4 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? x प्लस 4 मीटर हो जाएगी। अब आपको आयताकार बाग का अर्ध परिमाप दिया गया, कितना? 36 मीटर। आयताकार बाग का जो अर्ध परिमाप है वो 36 मीटर है। तो अर्ध परिमाप आपका 1/2 और परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है, और बराबर में 36। इस 2 से इस 2 को कैंसिल करेंगे तो आएगा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36। अब आपको करना क्या है, यहां लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू रखेंगे। तो लंबाई आपकी x प्लस 4, चौड़ाई x है, ये हो जाएगा 36। x को मिलाकर 2x कहेंगे, इस 4 का पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 36 माइनस 4, ये हो जाएगा 2x बराबर 32। तो x का मान आएगा 32/2, काट देंगे तो x बराबर आ जाएगा 16 मीटर। देखिए, आपकी जो लंबाई बनने वाली है, लंबाई वो आपकी हो जाएगी x प्लस 4, यानी 16 प्लस 4 बराबर 20 मीटर। चौड़ाई की बात करेंगे तो चौड़ाई आपकी बनने वाली है x, तो ये हो जाएगा सिर्फ 16 मीटर। तो देखिए, ये सवाल का हो गया आपका आंसर। अब हम देखेंगे अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। आइए अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। देखिए प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। एक 2 अंकों की संख्या है
उसके अंकों का योग जो है वो 12 दिया गया है। अंकों का स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, संख्या ज्ञात करो। अच्छा सवाल है, इस प्रकार का सवाल आपके एग्जाम में बनेगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चंस को। दिया है अंकों के और 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग जो है वो आपको 12 दिया गया है। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहां मान लेंगे, माना दाही का अंक आपका x है, इकाई का अंक y है, तो आपको जो संख्या बनेगी वो आपकी 10x प्लस वाई बन जाएगी। क्या बन जाएगी? 10x प्लस वाई। अब आपसे कहें, सवाल में कहा है फर्स्ट शर्त, जो फर्स्ट शर्त आपको दी गई है वो कह रहा कि अंकों का योगफल, अंकों का योगफल जो है वो आपका 12 है, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 12। ये नंबर 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब आपको सेकंड शर्त के बारे में देखना है। सेकंड शर्त क्या है? लिखा है अंकों का स्थान बदलने से। कहने का मतलब जो आपने इकाई का माना है वो दहाई का कर दो, जो दहाई का माना है वो इकाई का कर दो। तो लिखेंगे अंकों का स्थान बदलने पर बनी संख्या, तो संख्या बनेगी वो हो जाएगी आपकी 10y प्लस एक्स। क्योंकि दहाई का अंक आपने इकाई का कर दिया, इकाई का अंक आपने दहाई का कर दिया, तो संख्या बनने वाली है 10y प्लस एक्स। फिर क्या कहा उसने? कहा अंकों का स्थान बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक होती है। कहने का मतलब है 10y प्लस एक्स इक्वल टू 10x प्लस वाई और प्लस हो जाएगा 18। सॉल्व करेंगे तो क्या बनने वाला है? 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई बराबर 18। यहां आपका माइनस का 9x बचेगा, प्लस का 9y बचेगा, बराबर में 18। यहां से आप माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 18। इसे आप कैंसिल कर देंगे 2 बार, तो x माइनस वाई, ये माइनस इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का 2। आपकी 2 इक्वेशंस बन गई। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। देखिए आइए सॉल्व करते हैं दोनों इक्वेशंस को। क्या बनेगा? तो यहां देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, तो यहां x प्लस वाई बराबर आपको दिया गया है 12 है, यहां दिया x माइनस वाई बराबर 2, माइनस का। यहां देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा, x x मिलके 2x हो जाएगा, इधर हो जाएगा 10। 12 में से 2 घटाएंगे 10, x बराबर आएगा 10/2, x का मान आ जाएगा कितना? 5 आ जाएगा। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे यहां x की जगह, तो आएगा 5 प्लस वाई बराबर 12 है, यानी y बराबर 12 माइनस 5, y बराबर कितना रहेगा? 7। अब आपको संख्या बतानी है, तो संख्या हमने जो पहले मानी थी वो 10x प्लस क्या थी? y, यानी 10 गुणा 5 प्लस 7, 10 पना 50 प्लस 7, ये बन जाएगा कितना? 57। ये रहेगा आपका आंसर। तो देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपोर्टेंट हम इसे कह सकते हैं 2024 के लिए। देखिए अच्छी तरीके से आप इन सवालों का रिवीजन करते रहें। हम आपके सामने अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास कर रहे हैं। आप वीडियो को अच्छी प्रकार से देखिए, समझिए। अगर कहीं पर आपको कोई दिक्कत रहती है आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। उस दिक्कत को, उस परेशानी को हम आपके अगले वीडियो में सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे आपके मित्रों को भी इसका फायदा मिल सके और हमें उसका मोटिवेशन मिल सके, जिससे हम इसी प्रकार और क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आते रहें। आइए देर न करते हुए हम देखेंगे अपने अगले प्रश्न को। ये प्रश्न 20वां प्रश्न होगा आपका। देखिए आइए देखते हैं 20वां प्रश्न।
आइए देखते हैं हम अपना 20वां प्रश्न इस सीरीज का। आपको दिया गया है एक त्रिभुज एबीसी में कोण सी जो है वो 3 कोण बी बराबर 2 कोण ए प्लस कोण बी है, तो त्रिभुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। देखिए आपको कंडीशन दी गई है कोण सी बराबर 3 कोण बी बराबर में 2 कोण ए प्लस बी, ये कंडीशन आपको दी गई है और आपको त्रिभुज के सभी तीनों कोणों का मान बताना है। तो आइए देखते हैं इस सवाल को, इस सवाल का क्या आंसर बनने वाला है। तो देखिए कोण सी का जो मान है वो 3 कोण बी के बराबर है, 3 कोण बी के बराबर है और हम कह सकते हैं कि कोण सी जो है वो 2 कोण ए प्लस बी के बराबर है, ये बनेगा आपका। आइए अब हम आपको दिखाते हैं क्या बनेगा इसका आंसर। चूंकि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है आपका 180 डिग्री, यही होता है ना। अब आपको करना क्या है, यहां पर वैल्यू रख देनी है। तो देखिए क्या रखेंगे यहां पर, यहां आपका क्या बनने वाला है, कोण ए की जगह तो आप इस एक ए प्लस बी की जगह क्या रखते हैं। देखिए आइए देखिए क्या बनने वाला है, यहां पर हम इस वैल्यू निकालें तो कोण ए प्लस कोण बी की जो वैल्यू आएगी वो कोण सी बटे 2 आ जाएगी, ये आ सकती है। अब आप देखिए चूंकि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर आपको मालूम है 180 डिग्री होता है। अब आपको यहां कोण ए प्लस कोण बी की वैल्यू को रख देना है, तो ये हो जाएगा कोण सी बटे 2 प्लस कोण सी बराबर 180। यहां आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 2, यहां हो जाएगा कोण सी प्लस 2 कोण सी इक्वल टू 180 बटे 1, ये हो जाएगा 3 कोण सी बराबर 180 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कोण सी बराबर 180 गुणा 2 बटे 3, इसे आप 3 से कैंसिल करेंगे 6 बार, तो ये हो जाएगा कोण सी बराबर 60 दूनी 120। देखिए कोण सी का मान आपको पता चल गया कितना है, 120 अंश है। अब यहां देखिए आपको कंडीशन दी है 3 कोण बी बराबर ये सी के है, तो यहां देखिए कोण बी जब निकालोगे तो हो जाएगा कोण सी बटे 3, यहां आपको रख देना है सी का मान। जब आप सी का मान रखने वाले हैं तो आएगा 120 बटे 3, इसे आप काटेंगे तो कोण बी का मान आपको 40 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 40 अंश मिल जाएगा। अब आप देखिए यहां पर एक कंडीशन और आपको मालूम है क्या, कोण ए प्लस कोण बी बराबर आपको दिया है कोण सी बटे 2। अब देखिए कोण ए प्लस कोण बी का मान आपने निकाल लिया 40 डिग्री बराबर कोण सी का मान कितना है 120, तो यहां हो जाएगा 120 बटे 2, इसे 2 से कैंसिल करेंगे 60 बार, तो कोण ए प्लस 40 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। तो कोण ए का मान आएगा 60 माइनस 40, ये बन जाएगा कोण ए बराबर 20 डिग्री, ये रहेगा इस सवाल का आंसर। तो देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल था ये। अब हम देखेंगे अपना 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं अपना 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न क्या कहता है, जरा देखिए। क्वेश्चन है धारा ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। एक ऋतु है, एक लड़की है ऋतु, जो धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करो। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को क्या बनने वाला है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, माना स्थिर जल में तैरने की चाल आपकी x किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर मानता हूं धारा की चाल, पानी किस रफ्तार से बह रहा है, तो ये मान लेता हूं y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए धारा के अनुकूल चाल, देखिए जिधर पानी बहेगा
आप उसी दिशा में जब दौड़ेंगे, जब उसी दिशा में तैरेंगे तो दोनों चालें जुड़ जाएंगी, यानी आपकी स्पीड जो है वो थोड़ी तेज हो जाएगी। तो ये बन जाएगा x + y किलोमीटर प्रति घंटा। अब बात करता हूं धारा के प्रतिकूल चाल। जब आप धारा के प्रतिकूल चाल की बात करेंगे, जिधर पानी बह रहा है आप उसकी विपरीत दिशा से जब आएंगे तो आपकी चाल जो है वो कम हो जाएगी, यानी कहेंगे x - y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, मैं बात करता हूं आपसे फर्स्ट शर्त की, कि सवाल में फर्स्ट शर्त में क्या कहा गया है। ऋतु की जो धारा के अनुकूल चाल है, वह धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। देखिए 20 किलोमीटर चल सकती है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर जो होता है वो आपका होता है दूरी बटे समय। धारा के अनुकूल चाल जो है वो आपकी x + y तैर सकती है 20 किलोमीटर कितने समय में? 2 घंटे में। तो यहां काट देंगे तो आ जाएगा x + y बराबर 10, नंबर 1 हो जाएगा। अब सेकंड कंडीशन की आप जब बात करेंगे, सेकंड शर्त की बात करेंगे, उसने लिखा है धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो धारा के प्रतिकूल चाल आपकी x - y है, दूरी 4 किलोमीटर, समय वही 2 घंटे लग रहा है। इसे आप कैंसिल कर देंगे तो x - y बराबर 2 बन जाएगा। समीकरण आपके 2 बन गए, समीकरण आपके 2 बन गए। अब इन दोनों समीकरणों को आपको सॉल्व कर देना है। जब आप दोनों समीकरणों को आप सॉल्व करेंगे तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, जब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, x + y बराबर 10 है और दूसरा समीकरण आपका x - y बराबर 10 है, नहीं 2 है। अब आपको सॉल्व करना है। यहां देखिए y का गुणांक प्लस, यहां +1 है, यहां -1 है, ये कैंसिल हो जाएगा, x और x मिलके 2x बन जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 12। x की जब वैल्यू निकालोगे तो 12/2, तो उसे कैंसिल आउट कराएंगे तो आएगा x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस x की वैल्यू को उठाकर या तो समीकरण नंबर 1 में रखना है या समीकरण नंबर 2 में रखना है। तो आइए देखते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, आप समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो x + y बराबर 10 है, तो हो जाएगा 6 + y बराबर 10। y बराबर 6 का पक्षांतर हो जाएगा 10 - 6, तो y का मान आएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए रख देंगे तो देखिए, स्थिर जल में तैरने की चाल आपकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल जो है वो आपकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए ये सवाल आपका 6 नंबर से कम का नहीं आता। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके 6 नंबर में आने वाले हैं। 6 नंबर में नहीं आएंगे तो आप समझ लीजिए ये फिर 4 से कम का भी नहीं आना चाहिए। तो आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। आइए बात करते हैं अपने 22वें प्रश्न पर। 22वां प्रश्न क्या कहता है, जरा देखिए। लिखा है 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। 2 संख्याएं हैं जिनके वर्गों का अंतर जो दिया गया है वो 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। जो छोटी संख्या का वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए, माना बड़ी संख्या, मैं बड़ी संख्या मान के चलता हूं। जो बड़ी संख्या है वो आपकी x है। क्या है, x है। अब हम बात करेंगे छोटी संख्या। देखिए छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का
कितने गुना है? 8 गुना है। कितना है? 8 गुना है। ये बनने वाली है कंडीशन। तो देखिए क्या होगा, यहां छोटी संख्या का जो वर्ग है वो आपका 8x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा। अब देखिए प्रश्नानुसार कह रहा है दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग, और ये दिया गया आपको 180 दिया। देखिए अब बड़ी संख्या आपने जो मानी वो x थी, तो यहां हो जाएगा आपका x² माइनस, यहां छोटी संख्या का वर्ग, यहां देखिए छोटी संख्या का वर्ग कितना है? 8x है, यानी इस पूरे की जगह कितना आना चाहिए? 8x बराबर कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। इधर लाइएगा तो x² माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। अब आपको 180 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर आपका 8 बचना चाहिए। तो आप कर सकते हैं 18 धाई 180, यानी x² माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 आएगा, प्लस 10 कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 हो जाएगा बराबर 0। x माइनस 18 तो x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर रहेगा आपका 18। यहां रखेंगे तो x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर आएगा माइनस 10। ये पॉसिबल नहीं होगा। तो आपका x का मान आ गया 18। अब आपको संख्या लिखनी है। देखिए आज देखते हैं संख्या क्या होगी। तो आपकी बड़ी संख्या जो बनने वाली है, बड़ी संख्या, वो बड़ी संख्या आपकी 18 होगी। छोटी संख्या की बात करें, छोटी संख्या ये आपका वर्ग है, यहाँ पे ये आपका 8 गुणा 18 हो जाएगा। 18 का गुणा करेंगे 8 में 144 होगा। यहाँ पे वर्गमूल लेंगे, जब वर्गमूल लेंगे तो आपकी छोटी संख्या जो बनने वाली है वो आपकी हो जाएगी कितनी? 12 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। तो आइए देखिए कैसा लगा इस सवाल में, आप बताइएगा जरूर कमेंट के माध्यम से। जरूर आप कमेंट करें, एक अच्छा सा कमेंट हमारे लिए आपको मोटिवेशन का काम करेगा, इसलिए आप कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। आइए शुरू करते हैं अपना 23वां प्रश्न। लिखा है गुणनखंड विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। गुणनखंड विधि से आपको इन दोनों समीकरणों को हल करना है। तो आइए देखते हैं अपने प्रश्न को क्या बनने वाला है इसका उत्तर। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न आपको दिया गया है x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। आपको 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर 3 बच जाना चाहिए। देखिए घटाने पर 3 बचाना है तो इस 10 के फैक्टर करेंगे तो 2 पंचे 10 हो सकता है, 5 दूनी 10 हो सकता है, तो हम 5 दूनी 10 लेके चलेंगे। यहां बनेगा x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। यहां x कॉमन निकालेंगे तो आएगा x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x 2 का भाग 10 में देंगे, 5 बार जाएगा बराबर 0। यहां x माइनस 5 आएगा, यहां हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। अब क्या करना है, आपको प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर रख देना है। तो आएगा x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना बन जाएगा? 5 बन जाएगा। यहां देखेंगे x प्लस 2 बराबर 0, 2 का पक्षांतर होगा तो x बराबर माइनस का 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? x बराबर का माइनस 2 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये लिखा है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। देखिए सबसे पहले इस √2 का गुणा आपको यहां कराना है। जब आप 5√2 का गुणा कराएंगे √2 में तो ये आपका 10 बन जाएगा। कितना बन जाएगा भाई? √2 का √2 में 2 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 होता है। अब आपको 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं जोड़ने पर 7 हो जाए, तो आपके यही रहेंगे 5 और 2 कितना होता है? 7 होता है। आइए करते हैं इस प्रश्न को। तो यहां हो जाएगा √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0, ये बन जाएगा। अब हम देखते हैं इस प्रश्न को √2। यहां से देखिए √2 यानी 2 का भाग 5 में नहीं जाने वाला। जब आपका 2 का भाग 5 में नहीं जाएगा तो यहां से सिर्फ x कॉमन लेंगे, यहाँ √2x, यहां से x बाहर आ गया तो प्लस का 5 बचेगा।
अब देखिए यहां 2 है, इस 2 का भाग यहां जाएगा, लेकिन यहां रूट है, यहां रूट नहीं, तो रूट 2x 2 कॉमन लेंगे तो बनेगा रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहां हो जाएगा आपका रूट 2x प्लस 5, यहां हो जाएगा आपका x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। अब आपको गुणनखंड को 0 के बराबर रख देना है, तो बनेगा रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, रूट 2x बराबर -5, x बराबर माइनस के 5/2। ये इस तरीके से यहां भी x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0, तो आपका बनेगा x माइनस अंडर रूट 2। अब देखिए आप आगे के प्रश्न नंबर 24। देखिए आपका 24वां प्रश्न है। प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है, लिखा है द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस के 2 अंडर रूट 5 पी एक्स प्लस 15 बराबर 0। पी एक्स स्क्वायर माइनस के 2 अंडर रूट 5 पी एक्स प्लस 15 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सवाल आपका जो द्विघात समीकरण दिया गया है, द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस के 2 अंडर रूट 5 पी एक्स और प्लस 15 बराबर 0। सबसे पहले आपका काम यह बनेगा कि इसकी आप तुलना कराएंगे। द्विघात समीकरण की व्यापक जो फॉर्म होती है, कंपेयरिंग बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इससे जब आप तुलना कराएंगे तो तुलना कराने के बाद क्या बनने वाला है, आइए देखते हैं। तो ए का मान यहां से कितना निकल के आएगा, जी देखते। ए का मान जो आने वाला है वो आपका p आएगा, b का मान आएगा माइनस के 2 अंडर रूट 5 p और c का मान आएगा आपका 15। अब चूंकि समीकरण के मूल बराबर हैं। समीकरण के मूल कैसे हैं, बराबर हैं। जब समीकरण के मूल बराबर हैं तो आप क्या करेंगे, आइए देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है समीकरण के मूल बराबर हैं तो बी स्क्वायर बराबर 4ac, इसलिए बी स्क्वायर बराबर 4ac। बी का मान आप रखेंगे तो माइनस का 2 रूट 5p का होल स्क्वायर बराबर 4 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई 15। ये बनेगा 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, यहां हो जाएगा 20 p स्क्वायर बराबर यहां हो जाएगा 60p, 15 चौकू 60p। यहां से 20p स्क्वायर माइनस 60p बराबर 0। यहां से आज 20p कॉमन लेंगे तो p माइनस 3 बराबर 0। अब आपको करना क्या है, 20p बराबर 0 तो p बराबर हो जाएगा 0/20, यानी p बराबर आएगा 0। एक बार आपको p माइनस 3 बराबर 0 तो p बराबर आपका 3 हो जाएगा। ये बनेगा इस सवाल का राइट आंसर। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपकी बोर्ड एग्जाम में बनने वाला है, ये 2024 के लिए आप लिख लीजिए। निश्चित ही इस प्रकार का आपका एक क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम परीक्षा 2024 में, आप इस बात को नोट कर लीजिए। निश्चित है और ये निश्चित है। देखिए आपका 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न क्या कहता है, 25वां प्रश्न कहता है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3/2 बराबर 0 के मूलों के लक्षण तथा विभक्तर ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण दिया गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। आपको बताना है इसके मूलों के लक्षण, मूलों की प्रकृति, नेचर क्या है और विभक्तर ज्ञात करना। सबसे पहली कंडीशन आपकी फिर वही है कि आपको तुलना करानी है। कंपेयरिंग बाई ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ए का मान आपका आएगा 1 या 1 लिखा है, बी का मान आएगा 2, सी का मान आएगा 3/2। मैं पहले बात करता हूं आपकी विभक्तर की। विभक्तर डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां हो जाएगा b का मान कितना है 2 का वर्ग माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3/2। इसे 2 से आप कैंसिल करेंगे, ये आएगा 4 माइनस 2 3 या 6 यानी माइनस का 2। ये तो आपका आ गया विभक्तर। अब चूंकि d इज लेस देन 0, जो d का मान है वो लेस देन 0 है, तो हम कह सकते हैं अतः या इसलिए लिख सकते हैं यहां अतः समीकरण के मूल
समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। देखिए, वास्तविक होने के लिए जो संबंध होता है वो डी का मान इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा आना चाहिए, तब आपका मूल वास्तविक होते हैं, असमान होते हैं। यहां डी का मान बराबर 0 आता है तो कहते हैं मूल दोनों बराबर हैं, और जब डी का मान 0 से छोटा आता है तो हम कहते हैं मूल जो है